हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ में। देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज से जो हम टॉपिक्स लेने वाले हैं डेली बेसिस पे हम लोग कुछ ना कुछ वीडियोस जरूर डालेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ में और बेल आइकन जरूर डालिए ताकि हम लोग के जो भी वीडियोस आने वाले हैं वो आपको मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशन की, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ग्रेविटेशन है क्या। ठीक है, तो सिंपली ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन जो होता है, जो ग्रेविटेशन है उसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है, लेट्स से दिस इज बॉडी इज m, और दूसरी कोई बॉडी है जिसका नाम है हम लोगों ने n। ठीक है, तो जब भी अर्थ पर या कहीं पर भी कोई दो बॉडीज हैं, तो न्यूटन ने हमको ये बोला था कि जब भी दो बॉडीज एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर होती है तो उन दोनों बॉडीज के बीच में एक फोर्स लगता है, जो फोर्स उस बॉडी को एक दूसरे की तरफ खींचता है। यानी कि जो m बॉडी है वो n बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है और n जो बॉडी है वो m बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है। अब उसको ऐसा दिमाग चला कैसे? एक दिन वो कहां बैठा था? पेड़ के नीचे बैठा था। मतलब एक सेब का पेड़ था, उसके नीचे कौन बैठा था? न्यूटन बैठा था। न्यूटन बैठा था, उस सेब के पेड़ के नीचे क्या उग रहे थे? सेब उग रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, सेब का पेड़ तो सेब ही उगेंगे ना, तो उसके ऊपर सेब उग रहे थे और वो सेब आ करके किसके ऊपर गिरा? न्यूटन के ऊपर गिर गया। ये कौन है? न्यूटन है। तो इस न्यूटन के ऊपर वो सेब आकर के गिर गया। तो जब इसके ऊपर ये सेब आके गिरा तो उसने बोला, यानी कि एप्पल आके गिरा उसके ऊपर, तो उसने बोला कि यार ये एप्पल मेरे ऊपर ही क्यों गिरा? भाई वो तो कहां गिर रहा था? वो अर्थ पर गिर रहा था। किस पर गिर रहा था? अर्थ पर गिर रहा था। ठीक है ना, क्योंकि अर्थ पर पेड़ है, पेड़ के ऊपर हम लोग चिपके हुए हैं। मतलब सारे की सारी चीजें क्या है? हम लोग अर्थ पर चिपके हुए हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो वो भी बैठा था बेचारा, क्या करे? किताब विताब पढ़ रहा होगा, कुछ देख लेंगे, कुछ न्यूटन के लॉ वगैरह बना रहा था वो। तो उसके ऊपर क्या गिरा? एक सेब गिरा आके के। तो जब उसके ऊपर वो सेब गिरा तो उसने ये बोला कि अर्थ ने इस सेब को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ आकर्षित किया। तो बोले कि यार अर्थ ने किया, क्या ये सेब में इतना दम नहीं था कि अपनी और अर्थ को कर सके? बिल्कुल है। तो यानी कि उसने कंक्लूजन निकाला कि अर्थ भी अपनी तरफ क्या कर रही है? इस अगर बॉडी को खींच रही है, किसी को भी खींच के रखा हुआ है, तो वो बॉडी भी अर्थ को अपनी तरफ खींचती है। तो उसने उससे एक लॉ दिया जिसका नाम था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उस लॉ में उसने कहा कि जब भी दो बॉडीज होती हैं, लेट्स से दोनों बॉडीज कौन सी हैं? m1 और m2 दो बॉडीज हैं हमारे बीच में। तो जब m1 और m2 दो बॉडीज हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से कुछ भी डिस्टेंस d, या आप लोग उसको r भी कहेंगे तो कह दीजिए, तो वो दोनों जब एक दूसरे से d डिस्टेंस या फिर r डिस्टेंस पर होती हैं, हम लोग चलिए इसको d नहीं लेकर के r ले लेते हैं। तो जब भी दो बॉडीज एक दूसरे से, यानी कि m1 m2 मैंने दो बॉडीज का नाम लिया है, m1 m2 आर दी टू बॉडीज। ठीक है, जो कितने डिस्टेंस पर एक दूसरे से सिचुएटेड है? वो दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है। कौन फोर्स क्या काम करता है? एक फोर्स काम करता है, ऐसा न्यूटन बोल के गया था। तो जो न्यूटन ने बोला उसके अकॉर्डिंग इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है F, भाई कोई भी दो बॉडीज होती हैं, ठीक है, दो लोग होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन का काम करता है। क्या अट्रैक्शन होता है? भाई ग्रेविटी इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्शन फोर्स। इस क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये हमेशा अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, जिसका रेंज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, रेंज क्या होता है? बहुत ज्यादा रेंज होता है, लेकिन जो उसकी पावर होती है बहुत ही कम होती है। देखिए, आप एक चीज याद रखिए, हमेशा रेंज जो होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर के। अगर किसी भी फोर्स की पावर ज्यादा है, अगर किसी फोर्स की क्वांटिटी अगर मान लीजिए एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा है, तो उसकी रेंज बहुत कम होगी। जैसे हम लोग जैसे की बात नहीं करते, न्यूक्लियर फोर्सेज है, न्यूक्लियर फोर्सेज की रेंज बहुत कम होती है लेकिन पावर बहुत ज्यादा होती है न्यूक्लियर फोर्सेज में। तो ये एक एग्जांपल था, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ये इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर द आवर क्लास और समथिंग। सो हम लोग आज हम लोग बात करते हैं, तो जो बॉडीज हैं उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पर लगा रही है या सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर लगा रही है? मैं कह रहा हूं दोनों एक दूसरे पर लगा रही है। फर्स्ट बॉडी भी उतना ही फोर्स लगाएगी जितना सेकंड बॉडी लगाएगी, अगर दोनों के मासेस सेम है तो। ठीक है, तो अब लोग बात कर लेते हैं कि दोनों मासेस हैं m1 m2, तो उन पर जो फोर्स लग रहा है, उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, वो जो फोर्स होगा
इन दोनों बॉडीज के मल्टीप्लिकेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल स्टेट्स दैट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, यानी कि उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहां से मेरा लॉ क्या बन गया, वो लॉ ये बना कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, जब मेरे पास यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा हुआ है तो मैं उसको क्या करूंगा, इक्वल टू में चेंज करूंगा। तो जब भी मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू में चेंज करना चाहता हूं तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे उस कांस्टेंट को लगाने के लिए मुझे कांस्टेंट चाहिए, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G करके एक मैं कांस्टेंट लेके आता हूं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वो अभी हम बताएंगे नाम, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब ये जो ये वाला साइन था, प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है, उसको मैंने इक्वल टू साइन में चेंज करने के लिए एक कांस्टेंट लगाया G। कौन सा लगाया कांस्टेंट, G लगाया। इस G को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे कि G को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी कि G का जो वैल्यू होता है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हम लोग उसको बोल करके लगाते हैं। और इस G का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली निकाला होता है, इसका होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी जो यूनिट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए कि ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अब बन के क्या आया है, वो बन के आया है F इज इक्वल्स टू G m1 m2 upon r square. This is the complete formula of force acting between bodies, two bodies. Okay, two bodies के बीच में काम कर लिया। अच्छा, अब आप एक काम करिए, यहां तक जब आप लिख के आ जाते हैं तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन इसके आगे एडिशनल आपको क्या लिखना पड़ता है, एडिशनल आपको यूनिट मासेस निकालने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी दो बॉडीज हैं जिनका मासेस कितने हैं, m1 m2 इज इक्वल्स टू मैं ले लेता हूं 1 kg है, यानी कि m1 इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया m2 इज इक्वल्स टू 1 kg मैंने ले लिया। ओके, और जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो मैंने 1 मीटर ले लिया है। कितना ले लिया है, 1 मीटर ले लिया है। तो जो भी फोर्स इन दोनों के बीच में काम करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं हम लोग। तो फोर्स इज इक्वल्स टू G, m1 m2 की वैल्यू कितनी है 1 kg, तो 1 इंटू 1 लिखूंगा मैं, अपॉन R भी कितना है 1 है मेरा, तो ये 1 तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी कि F इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पे मेरे पास में G, यानी कि सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकता हूं मैं कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। फोर्स को हम लोग न्यूटन में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। कब, जब दो 1 kg के मास एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो फोर्स काम करेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, वो कितना काम करेगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ओके, तो अब हम लोग यूनिट पे आते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा था, यानी कि अगर हम 100 kgs अगर कर देते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 ले लेंगे दोनों को। अगर 100 kgs के मासेस एक दूसरे से 1 मीटर पर रखे हुए हैं तो हम लोग इसको 100 ले लेंगे। तो करीब लाख किलो के हम लोग जो वेट ले लेंगे ना, आप लोग देखिए ना, देखिए अगर आप 100 kgs ले लेते हैं तो कितना हो गया, 100 कितना हो गया, 10,000 रुपीज, 10,000 हो गया। तो जब हम लोग 10,000 लेते हैं तो इसमें से 4 जीरो कम हो जाएंगे, -7 हो जाएगा, बहुत कम फोर्स है। उसके बाद में आप एक काम करिए, 1-1 लाख के 2 वेट ले लीजिए 10⁵ के। तो जब 10⁵ के लेंगे जब जाकर के हमारा करीब 0.6 न्यूटन का फोर्स आएगा। यानी कि आप क्या लीजिए, एक तो लीजिए 1 लाख किलो का और एक लीजिए 10 लाख किलो का, तब जाकर के आप 6.67 इंटू 10⁻10 है ना, क्या होगा 6.67 इंटू न्यूटन का फोर्स निकलेगा। सो इट्स अ वेरी 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 हाई अमाउंट ऑफ मासेस। ओके, सो हम लोग इसकी बात अब यहीं पर करते हैं। अब आइए हम लोग को कुछ इसके अंदर एडिशनल चीज और क्या हो सकती है, यूनिट देख लेते हैं हम लोग। तो G की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, देखिए F क्या होता है हमारे पास में, न्यूटन में आता है, F इज इन न्यूटन।
तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेते हैं कि हाँ ये यहाँ से चलते हैं, यहाँ से हम लोग आ लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये किस में होता है? न्यूटन में होता है। फोर्स किस में होता है? न्यूटन में होता है हमारे पास में। और ये हमारे पास में जी की यूनिट हमें निकालनी है। मासेस किस में होते हैं? केजी में होते हैं। तो 2 kgs आ गए, यानी केजी स्क्वायर हो गया, अपॉन ये क्या होता है? लेंथ है, मीटर स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग इसको मीटर कह देते हैं, या फिर एल स्क्वायर हम लोग कह देते हैं इसको, या मीटर ही कह देते हैं, चलिए मीटर स्क्वायर कह देते हैं। तो हमारा जो जी का जो यूनिट बना वो क्या बना? न्यूटन, इधर जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ओके, तो जी जो होता है हमारे पास में वो क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग बात किसकी करेंगे? मेनली हम लोग जी की बात करते हैं। जी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फोर्स होता क्या है। तो जब भी दो बॉडीज, या फिर हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जब भी दो बॉडीज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस r पर रखी हुई है, तो और बॉडीज के जो मासेस है वो m1 m2 है, तो उनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ओके, सो यहां से हम लोगों ने जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो हम लोगों ने उसके लिए जी लगाया। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो जी का जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, अब उसके बाद में हम लोग बात करें तो जी का वैल्यू हम लोगों ने लगा के, अब दो बॉडीज है, मान लीजिए 1-1 किलो की दो बॉडीज हैं, वो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो उनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो कितना करेगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन्स। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पकड़ते हैं वो पकड़ते हैं हम लोग जी की यूनिट निकालने का। तो क्योंकि मुझे पता है फोर्स की यूनिट मेरे पास क्या होती है? न्यूटन होती है। मासेस की यूनिट मेरे पास केजी होती है, एंड डिस्टेंस की यूनिट ऑब्वियसली होती है मीटर, हम लोग लेते हैं एसआई सिस्टम के अंदर। तो जो हमारी जी की जो यूनिट निकल के आती है वो आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो यहीं तक आपको पूरा बताना होता है अगर आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछा जाता है। तो बहुत स्पेसिफिक रहिए, अपने पॉइंट्स के साथ में उनको डिफाइन कीजिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए और अपने क्वेश्चंस करते रहिए। न्यूमेरिकल पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। देखिए, प्रैक्टिस करिए, जो भी बुक आपको मिलती है, अगर ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो भी बुक में आपको मिलती है, जिसको भी आप रेफर करते हैं उसे आप लीजिए। एनसीईआरटी इज अ बेसिक बुक, ऑब्वियस ही बात है, उसके सारे क्वेश्चंस लगाइए। कोई रेफरेंस बुक अगर आपके पास है उसके क्वेश्चंस लगाइए और अपने टॉपिक को सॉलिड कीजिए मेनली। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। गुड लक फॉर एग्जामिनेशंस। थैंक यू गाइस।